आ रही है। आज से रीट लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा आयोजित। 9.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी आज इस परीक्षा में शामिल होंगे। लेवल 1 के 5,636 तो लेवल 2 के 2,123 पद हैं, जिसमें 9.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। आपको बता दें 17 से 20 जनवरी तक 2 पारियों में परीक्षा। पहली पारी 10 से 12:30 और दूसरी 3 से 5:30। परीक्षा परिणाम 10 जुलाई को घोषित होंगे। जीन्स, गहने, बेल्ट, मेटल, जूतों पर रोक, जीन्स पहनने वालों की सख्त जांच होगी। तो 17 से 20 जनवरी के बीच ये परीक्षा होगी। 2 पारियों में परीक्षा होगी। रीट 1 और रीट 2 की परीक्षा होने जा रही है। लेवल 1 में 5,636 17 से 20 जनवरी, जिसमें 9.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। ये शिक्षक के लिए परीक्षा होती है, शिक्षकों के लिए, और आज से ये परीक्षा शुरू हो गई है, जिसके लिए गहन आप देखिए यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे वो पुरुष वर्ग हो। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। परीक्षा परिणाम 10 जुलाई को इसका घोषित होगा। आज से रीट लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा। 9.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। और इससे पहले शुक्रवार को अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर बाड़मेर केंद्रीय बस स्टैंड पर भारी भीड़ जमा हो गई और बसों में बैठने के लिए अभ्यर्थियों की होड़ लग गई। अभ्यर्थियों की भीड़ और स्थिति को बेकाबू होता देख पुलिस और अतिरिक्त जाब्ता केंद्रीय बस स्टैंड पहुंचा और युवाओं की कतारें लगाकर बसों में बैठा परीक्षा देने के लिए रवाना किया गया। परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सुबह से ही कतारों में खड़े हैं, लेकिन रोडवेज प्रशासन ने परीक्षा को देखते हुए पहले किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त बसों की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि बाड़मेर जिला प्रशासन ने जिले के सभी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी पैरवी नहीं की, जिसके कारण गृह जिले में हमें परीक्षा केंद्र नहीं आवंटन हुआ। अब हमें जोधपुर जाना पड़ रहा है। तो अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का ये आयोजन किया गया था, जहां पर बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा है। लाइन लगवाकर बसों में इन परीक्षार्थियों को बैठाया गया है। यहाँ पे बेरोजगारों को समय पे गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगर जिला प्रशासन चाहता तो बाड़मेर के अंदर सेंटर मिल सकता था, और इतनी सुविधाएं बाड़मेर के अंदर पर्याप्त है, इसलिए हमें दूर जोधपुर भेजा जा रहा है। हमारा यहाँ से गांव है जो बाड़मेर से 100 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हम बाड़मेर आते हैं। बाड़मेर से हमें यहाँ पे भीड़ में धक्के खाने पड़ते हैं, उसके बाद में जोधपुर जाना पड़ता है। हम आज है जोधपुर सेंटर है बच्चों का, तो सुबह से 5 बजे से पहले गाड़ी भेजी। हर 20 मिनट में गाड़ी जा रही है और थोड़ी देर लाइन में लगवा के प्रॉपर व्यवस्था हर 15 मिनट में गाड़ी जोधपुर। बढ़ते आगे, जयपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज का कार्यक्रम बताएंगे। सुबह 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राज्य उन्नति को लेकर बैठक लेंगे सीएम। बैठक में परियोजनाओं, योजनाओं और परिवेदनाओं की समीक्षा होगी। 2 से 3:30 बजे दोपहर में सीएमआर में निर्वर्तमान सरपंच संघ से संवाद रहेगा और शाम को 7:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान में राष्ट्रमंडल सम्मेलन प्रतिनिधियों का सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम रहने वाला है। तो आज का प्रस्तावित कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बता रहे हैं। 7:30 बजे राष्ट्रमंडल सम्मेलन प्रतिनिधियों का सम्मान करेंगे। परियोजना, योजनाओं और परिवेदनाओं की बैठक होगी। 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक सीएमआर में निवर्तमान जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर भी बैठक होने वाली है। तो परियोजनाओं, योजनाओं और प्रतिवेदनाओं की समीक्षा होगी। 2 से 3:30 बजे सीएमआर में निर्वर्तमान सरपंच संघ में से संवाद रहेगा। 7:30 बजे राष्ट्रमंडल सम्मेलन प्रतिनिधियों का सम्मान रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, प्रतिनिधियों का सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सीएमआर में निवर्तमान सरपंच संघ से संवाद भी करेंगे। 2 बजे से 2:30 बजे तक, फिर 7:30 बजे राष्ट्रमंडल सम्मेलन प्रतिनिधियों का सम्मान होगा। तो आप देखिए सुबह से ही व्यस्त हैं आज
सूबे के मुखिया। 7:30 बजे राष्ट्रमंडल सम्मेलन प्रतिनिधि का भी सम्मान है। 7:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। निवर्तमान सरपंच संघ के साथ सम्मान किया जाएगा। फिर प्रतिनिधियों का सम्मान और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री पूरे दिन अलग अलग कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं। चलिए बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, मालवीय की कांग्रेस में वापसी होने वाली है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में औपचारिक वापसी बताई जा रही है। मालवीय की वापसी को लेकर आधिकारिक आदेश भी जारी हो चुका है। एआईसीसी ने यह आदेश जारी किया है। जल्द नई जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें तेज हैं। हम आपको वो लेटर भी दिखा रहे हैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि महेंद्र सिंह मालवीय अब फिर से कांग्रेस से जुड़ने जा रहे हैं, जिससे राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती मिलने की संभावना है। तो पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में औपचारिक वापसी हो गई है। भारतीय अखिल कांग्रेस कमेटी एआईसीसी ने मालवीय की वापसी को लेकर आधिकारिक आदेश जारी किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम से आदेश जारी किया गया। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पार्टी में वापसी को स्वीकृति दी। लंबे समय बाद मालवीय की घर वापसी को कांग्रेस संगठन के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। आदिवासी बहुल दक्षिण राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी नेतृत्व ने मालवीय के अनुभव और जनाधार को संगठन के लिए उपयोगी भी बताया है। मालवीय की वापसी को संगठनात्मक एकजुटता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश संगठन में जल्द नई जिम्मेदारी दिए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। और अब एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आपको बताएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियां लेने की जो तारीख है वो बढ़ा दी गई है। 19 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी अब दावे और आपत्तियां। राजस्थान सहित एसआईआर लागू राज्यों के लिए ये तारीख बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 19 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी दावे और आपत्तियां। राजस्थान सहित एसआईआर लागू राज्यों के लिए ये तारीख बढ़ा दी गई है। एसआईआर के दावे और आपत्तियां लेने की तारीख बढ़ाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला आया है। दावे इसको लेकर जो किए जा रहे हैं या जो भी आपत्तियां हैं जिसको भी, उनको लेने की अब तारीख बढ़ा दी गई है 19 जनवरी तक। अब एसआईआर को लेकर जो भी दावे हैं या जिसको भी आपत्तियां हैं वो 19 जनवरी तक वो उसको दर्ज करा सकता है। राज्यों के लिए तारीखें बढ़ाई गई हैं। पहले 15 जनवरी अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन अब इसको 4 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग का यह बड़ा फैसला सामने आया है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा की गई है। बड़ी खबर है, कथित गड़बड़ियों को लेकर याचिका दायर करने की घोषणा है। बल्क में फॉर्म भरने के खिलाफ कांग्रेस जाएगी कोर्ट। टीकाराम जूली ने याचिका दायर करने का ऐलान किया है। टीकाराम जूली ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, एसआईआर को लेकर कांग्रेस की भी घोषणा आई है। और कांग्रेस ने कहा है जो भी एसआईआर को लेकर गड़बड़ियां हैं वो उसको लेकर याचिका दायर करेंगे। बल्क में फॉर्म भरने के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट जाएगी। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि याचिका दायर करने का ऐलान भी किया गया। टीकाराम जूली ने बीजेपी पर आरोप लगाया है इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, कथित गड़बड़ियों को लेकर याचिका दायर करने की घोषणा की गई है। बाकायदा इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर राजस्थान की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के आंदोलन के जवाब में अब भारतीय जनता पार्टी ने सड़क से सदन और संगठन से सरकार तक एक साथ मोर्चा खोल दिया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को सत्ता और संगठन की संयुक्त कार्यशाला भी हुई है, जिसमें कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने और गांव ढाणी तक अभियान चलाने की रणनीति तय की गई है। विकसित भारत रोजगार की गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर प्रदेश की सियासत में छिड़े संग्राम के बीच भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आंदोलन को काउंटर करने के लिए अपनी रणनीति तेज कर दी है।
पार्टी अब सड़क से लेकर सदन और संगठन से लेकर सरकार तक एक साथ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने शुक्रवार को जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर एक अहम कार्यशाला को संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में तय किया गया कि आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन संयुक्त अभियान चलाएंगे और आम जनता को जी राम जी के प्रावधानों के बारे में जागरूक करेंगे। हमने यह तय किया है कि ग्राम चौपाल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के साथ बैठेंगे, कृषि श्रमिक के साथ बैठेंगे और उनसे बात करेंगे और उनको समझाएंगे और मोदी जी का अभिनंदन का प्रस्ताव पारित होगा। बीजेपी का कहना है कि जी राम जी 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में अहम कदम है और इस योजना के तहत मनरेगा की कमियों को दूर किया गया है। काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 किया गया है और लगभग 1,51,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का प्रावधान है। इस मौके पर सीएम भजनलाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को भगवान राम के नाम से हमेशा से एलर्जी रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी नरेगा के एक नए स्वरूप की तारीफ करते हुए इसे श्रमिकों के लिए एक हितकारी कदम बताया। निश्चित रूप से बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिसमें आम श्रमिक को ज्यादा से ज्यादा इसमें उसको लाभ मिले। पहले 125 दिन का इसमें 100 दिन का काम था, वो 125 दिन का काम इसमें बढ़ाया गया है। 125 डेज भी बढ़ाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम इसमें शामिल किए जो काम पहले नहीं थे और अब इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी बनाया है, जिससे कि सचमुच में जो मजदूर काम करता है उसको पैसा मिले और सही काम के लिए सही मजदूर को, सही व्यक्ति को पैसा मिले, टाइमली मिले, उसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। बीजेपी नेतृत्व जी राम जी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन साफ, संयमित और तथ्यों पर आधारित रखने की कोशिश में लगी है ताकि कांग्रेस को आरोपों का सटीक जवाब दिया जा सके। बीजेपी की इस कार्यशाला को आने वाले दिनों की राजनीतिक दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव माना जा रहा है। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, जयपुर वासियों के लिए राहत की खबर है। जयपुर मेट्रो के बहुप्रतीक्षित सेकेंड फेज 2 को लेकर लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने जयपुर मेट्रो फेज 2 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के शिलान्यास का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के अनुसार फेज 2 का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किए जाने की तैयारी है। जनवरी के अंत तक प्रधानमंत्री के जयपुर दौरे के दौरान शिलान्यास की संभावना जताई जा रही है। तो यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, राज्य सरकार ने इस बजट के अंदर जो है मेट्रो के सेकंड फेज को लेकर घोषणा की थी, कब तक ये जो है वो धरातल के ऊपर कहा जा सकता है कि इसका शिलान्यास होने वाला है? सर देखिए, राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के साथ जयपुर मेट्रो का संयुक्त उपक्रम बनाने का निर्णय कर लिया, अंतिम चरण में है और उम्मीद ये करेंगे कि 2026 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों इसका शिलान्यास होकर काम शुरू हो। सर, आप इंदौर दौरे के ऊपर भी गए, आप यूडीएस से जो जुड़े हुए कार्यक्रम के अंदर पीएमओ से जो है उस समय मांगा गया, करीब करीब कब की बात की जाए कि ये जो है धरातल के ऊपर ये जो प्रोजेक्ट जो है उसका शिलान्यास हो पाएगा? देखिए, जैसे ही भारत सरकार के साथ हमने जो जॉइंट वेंचर बनाया है उसकी प्रक्रिया पूर्ण होते ही हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे शिलान्यास करेंगे। डीपीआर जो है वो फाइनल हो चुकी है, अगर वर्क ऑर्डर की बात की जाए वो भी जो है वो फाइनल हो चुका है। सर, धरातल की बारी है, अगर तय समय की एक बात की जाए, क्योंकि जो सरकार है वो डेडलाइन के लिए जानी जाती है। देखिए, हमने कहा 2026 जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज ही नहीं हो सकता है, शायद थर्ड फेज के विस्तार की भी शुभ सूचना लेकर आए।